हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। दो लॉज है फैराडे के, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा था वो देखा था अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, एंड इन इलेक्ट्रोलिसिस वी आर टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच इज़ कॉल्ड एज वोल्टामीटर, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है उसमें, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कैटायन कहा जाएगा, एनायन कहा जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ को आगे लेते हुए फैराडेज ने दो लॉज बनाए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। अब ये लॉ की इस बारे में बात करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे देखो, मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिर से दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो यहाँ पे एनायन एनोड पे जाने वाला है या फिर कैटायन कैथोड पे जाने वाला है, ठीक है। ये कैटायन यहाँ पे जाने के बाद या तो डिपॉजिट हो सकता है या फिर इसमें लिबरेट हो सकता है। ये एनायन यहाँ पे जाने के बाद डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या होगा, लिबरेट होगा, दोनों में से कुछ भी होगा। अब डिपॉजिट और लिबरेट कौन होगा वो समझिए। अगर कैटायन या फिर एनायन जो भी आयन होगा वो अगर सॉलिड मेटल है, मतलब मेटल है एक तरीके से, ठीक। सो मेटल होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। नॉन मेटल अगर है, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिबरेट। जैसे मान लो यहाँ पे H+ आयन होता कैटायन, तो H+ आयन यहाँ पे आके क्या डिपॉजिट ही नहीं होता, वो क्या हो जाता, लिबरेट होता है ना। यहाँ पे उसके क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन के बबल बन के बाहर निकल जाते हैं, ठीक। वैसे अगर एनायन यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्लोरीन यहाँ पे आके क्या बन जाता, Cl2 गैस बनता, और गैस बन के यहाँ से क्या हो जाता, बाहर ऐसे निकल जाता, ठीक। या फिर अगर कैटायन यहाँ पे सोडियम होता, Na+ आयन, तो सोडियम यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट। वो यहाँ पे ऐसे उसके कोई गैस वैस बन के बाहर नहीं निकलता, वो क्या हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिपॉजिशन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लिबरेशन हो सकता है। तो फैराडेज ने एक लॉ बनाया, उसने ये बताया कि यहाँ पे जो बैटरी से हम करंट पास करने वाले या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास करने वाले हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी में और यहाँ पे जो कैटायन या फिर एनायन जो डिपॉजिट होने वाला है या फिर लिबरेट होने वाला है, इनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है। मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कितना यहाँ पे कैटायन या फिर एनायन लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, उसके बीच में रिलेशन दिया है किसने, फैराडेज ने, ठीक। उसी को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं अभी। यहाँ पे देखो, ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसका फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज बोलता है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जैसे मैंने कहा, या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। इसका ये मतलब है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम सेल में से पास करेंगे उतना ही ज़्यादा डिपोजिशन होगा या फिर लिबरेशन होगा, ठीक। सो डिपोजिशन और लिबरेशन, ये जो W है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और आयन दैट इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। Q इज नथिंग बट द चार्ज। मतलब क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, कितना कूलम चार्ज उसमें से क्या हुआ है, पास, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो Q रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ कूलम। तो जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे Q ज़्यादा होगा, उतना ही W क्या होगा, ज़्यादा होगा। W का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब आयंस दैट इज डिपॉजिटेड, कितना वहाँ पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो W का मतलब क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। Q का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, हमने अभी बात की, जितना ज़्यादा Q होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, W। और इसी को हम बोलेंगे करंट इन एम्पियर्स इनटू टाइम इन सेकंड, ठीक। आपको पता होगा, आपने 10th 12th में पढ़ा होगा कि भाई करंट जो होता है I, यहाँ पे ये I करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए वो वहाँ से फ्लो होगा, ठीक। सो हम जो I होता है जिसको हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। दिस इज चार्ज एंड दिस इज टाइम। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी होगा। तो यहाँ पे Q की जगह में क्या रख सकता हूँ, I इंटू टी भी रख सकता हूँ, ठीक। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू I इंटू टी होगा। Q की जगह पे क्या रखा, I इंटू टी। I मतलब क्या, करंट इंटू टाइम इन सेकंड्स, ठीक। करंट किस में होगा, एम्पियर्स में। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज Z इंटू I इंटू क्या होगा, T। एंड दिस Z इज कॉल्ड एज, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ आयन दैट इज डिपॉजिटेड। मतलब जो भी आयन
डिपॉजिट होने वाला है या फिर लिबरेट होने वाला है, उसका वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या है, तो एक्चुअल में वो उसका इक्विवेलेंट वेट ही है। क्या है, इक्विवेलेंट वेट। मान लो कि यहाँ पे जो करंट हमने पास किया है वो 1 एम्पियर है, दिस आई इज 1 एम्पियर, दिस टी इज 1 सेकंड। 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये दोनों आई हो गया, बचा क्या यहाँ पे, W इज इक्वल टू बनेगा Z। सो दिस Z दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द वेट ऑफ, ये मास है ना, वेट और मास ऑफ substance that is deposited when 1 ampere current is passed for 1 second। क्लियर है कि नहीं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। तो Z का मतलब ही क्या है, वेट ही है या फिर मास ही है। और ये मास कौन सा है, इक्विवेलेंट वेट है या फिर इक्विवेलेंट मास है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो वही बताया, वही लिखा है मैंने जो अभी बताया आपको कि अगर हमने 1 एम्पियर करंट पास किया 1 सेकंड के लिए, देन W इज इक्वल टू क्या होगा, Z। तो Z की यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की कि इट इज मास ऑफ क्या है, आयन डिपॉजिटेड बाय पासिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 सेकंड। वही होगा I इज इक्वल टू 1 एंड T इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक। दैट इज बाय पासिंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि I इंटू टी क्या होता है, कूलम्ब भी होता है, मतलब Q होता है ना, और Q किस में होता है, कूलम्ब में होता है। सो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, I इंटू टी होती है, और I 1 हुआ T 1 हुआ तो Q भी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम्ब भी होगा। सो बाय पासिंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी गेट इज द Z विच इज इक्वल टू मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड। क्लियर है। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट होगा ग्राम पर कूलम। इसका यूनिट क्या बनेगा, ग्राम पर कूलम, क्योंकि ये वेट है, वेट इन क्या होगा, ग्राम्स। Z तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, Z इंटू क्यू, क्यू नीचे जाएगा तो क्या होगा, W बाई क्यू होगा, तो ये बनेगा यहाँ पे W बाई क्यू इज इक्वल टू Z। और W का यूनिट क्या होगा, ग्राम में, ये तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, और Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो ग्राम पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या। आप इसको Z को ऐसे ही समझना है कि ये एक तरीके से क्या है भाई, इक्विवेलेंट वेट ही है, ठीक। अब वो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है ना। तो हम क्या लेते हैं, उसका उस एटॉमिक मास लेते हैं अपॉन एक कोई रिएक्शन में अगर वो आइटम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, तो हमें उसका क्या मिल जाता है, उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। ठीक है, आगे उसको फिर से देखेंगे हम। यहाँ तक समझ में आया फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक। फर्स्ट लॉ में आपको याद रखना है कि अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दैट इज क्यू से, ठीक। सेकंड लॉ दिया है फैराडे ने। अब ये सेकंड लॉ क्या बोलता है वो देखो, यहाँ पे देखो, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम देखने वाले हैं। सेकंड लॉ में है क्या, बहुत इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन नहीं है। उसने ये बोला है यहाँ पे देखो कि मान लो ऐसे कि आपके पास दो अलग अलग सेल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, दो अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। इसमें कुछ अलग इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इसमें कुछ अलग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे कुछ तो भी आपने भर दिया इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल NaCl, यहाँ पे आपने भर दिया CuSO4, दो अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रोड्स, इसको बैटरी से क्या करवा दिया है, कनेक्ट, यहाँ पे भी बैटरी से क्या करवा दिया है, कनेक्ट, ठीक। अब ये बोल रहा है कि अब मान लो आपने दोनों में से यहाँ भी और यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, सेम क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी पास, यहाँ पे भी Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी और यहाँ पे भी Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी, दोनों क्या है, सेम ही है। तो वो बोलता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होंगे, ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास करने वाले, जो पास करेंगे वो क्या होगी, सेम होगी, तो फिर ये जो इसमें से जो आयन डिपॉजिट होने वाला है और इसमें से जो आयन डिपॉजिट होने वाला है उसमें रिलेशन क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जो सोडियम डिपॉजिट होगा और यहाँ से जो कॉपर, CuSO4 में से जो कॉपर डिपॉजिट होने वाला है, इन दोनों अमाउंट में क्या रिलेशन होगा विथ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो बताया उसने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लॉ क्या बोलता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सेम पास करी, जैसे मैंने बताया। द मासेस ऑफ डिफरेंट आयन लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, जो अलग अलग आयंस डिपॉजिट या फिर लिबरेट होने वाले हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे, उसका मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। वो किससे प्रोपोर्शनल हो गए,
देयर इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है? जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना कि ये हमारा मान लो यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होने वाला है और यहाँ पे कॉपर हमारा क्या होने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, क्यू क्यू अमाउंट, तो इसका तो कोई सवाल नहीं। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग सॉल्यूशन में हमने पास करी, तो ये जो सोडियम है ये कितना डिपॉजिट होगा और ये जो कॉपर है ये कितना डिपॉजिट होगा, तो इनका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, उतना डिपोजिशन होगा। ठीक, तो सोडियम का जितना भी इक्विवेलेंट वेट होगा उतना सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और कॉपर का जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उतना कॉपर यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। डिपेंड करता है कि आपने क्यू कितना पास किया है। ठीक है, क्योंकि ये डिपोजिशन तो क्यू पे आफ्टर ऑल डिपेंड होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर क्यू सेम है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किससे बनता है, इक्विवेलेंट वेट से। क्यू अगर सेम है तो इसका इक्विवेलेंट वेट इतना, मान लो कि ये 1 होता और ये भी कितना होता, 1, तो 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होता, 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो अभी, सो मास ऑफ डिफरेंट आयन लिबरेटेड इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट से वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, एटॉमिक मास ऑफ मेटल होता है अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। ठीक, जैसे मान लो सोडियम कैटायन आपके पास Na+ का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सोडियम का क्या लेना है आपको, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। क्या होगा, सोडियम का क्या लेना है, एटॉमिक मास कितना है, 23। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन टू रिड्यूस द कैटायन। तो इस कैटायन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि एक ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा उसको नीचे लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ कैटायन। कितना है इलेक्ट्रॉन्स, 1। तो आंसर कितना आता, 23। आंसर कितना आता, 23। चलो, इक्विवेलेंट वेट किसका लेते हैं, कॉपर का। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 63.5 डिवाइडेड बाय कितना आता है। अब बताओ, कॉपर है तो कॉपर किस फॉर्म में होता है, +2 के फॉर्म में। अब इसको रिड्यूस करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने लगते, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते ना। तो यहाँ से क्या बन जाता है, ये कॉपर में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आएगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आंसर जो यहाँ पे आएगा वो 31 पॉइंट कितना आएगा, 75। वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आयन। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये हम यही बात कर रहे हैं कि जो मास होगा, यहाँ पे देखो ये वाला, जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर आयन डिपॉजिट होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। masses of different ion liberated at electrodes are directly proportional to their equivalent weight. So ये जो मास डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट से। क्लियर है क्या? जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट हो वेट होगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है उतना ही डिपोजिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो दो, जैसे मान लो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट थे, एक का इक्विवेलेंट वेट E1 था, दूसरे का इक्विवेलेंट वेट कितना था, E2 था। ठीक, तो इन दोनों का रिलेशन उनके जो मास डिपॉजिट है उससे किस तरीके से, तो उनके रेशियो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड फ्रॉम द सेकंड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये पहले वाले इलेक्ट्रोड का आयन का डिपोजिशन होगा और ये सेकंड वाले इलेक्ट्रोलाइट के आयन का डिपोजिशन का मास होगा या फिर वेट होगा। ठीक, सो यहाँ से हमें पता चला कि कितना ज़्यादा अमाउंट में कितने, जैसे मान लो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, ये देखो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 23, कॉपर का कितना है भाई, हमने देखा 31.75 बराबर है। अब मान लो आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन था और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, दोनों में से आपने, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अज्यूम करके कि भाई 1 कूलम आपने क्या पास करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। ठीक, तो बताओ किसमें सबसे ज़्यादा डिपोजिशन आपको मिलेगा रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, फॉर्मूला क्या बनेगा, अपॉन अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट वेट किसका, सोडियम का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, कॉपर का। तो इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना आएगा यहाँ पे 23 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना आएगा यहाँ पे 31.75। तो इससे पता चल रहा है ना कि कॉपर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा डिपॉजिट होगा और सोडियम यहाँ पे क्या होगा, कम डिपॉजिट होगा। तो वही तो रिलेशन बता रहा है। ठीक, कि जितना ये जो वेट है, वेट ऑफ सोडियम डिपॉजिट किस पे डिपेंड होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंडेंट होगा। वही हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक,
तो यहाँ पे W1 एंड W क्या है, W2 क्या है, मास ऑफ आयंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इन ग्राम्स। ठीक, लिबरेटेड मतलब इलेक्ट्रोड पे जाके वो क्या हो रहा है, आयन डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वो बात करें। ठीक, एंड E1 एंड E2 आर इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ आयंस लिबरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा है, तो ये जो W है, ये W इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी होता है। अभी हमने देखा ना कि W जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ये देखो यहाँ पे हमने किया था, और यहाँ पे हमने लिखा था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी, वही लिखा है हमने। तो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे कि W1 इज इक्वल टू क्या होगा, Z1 इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अच्छा आई इंटू टी क्यों हमने सेम रखा है ऊपर और नीचे, क्योंकि करंट तो सेम ही पास करने वाले ना दो इलेक्ट्रोलाइट में से, वही तो हमारा लॉ था कि सेम अमाउंट ऑफ पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बोथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आई इंटू टी क्या रहेगा, सेम। चेंज क्या होगा, Z1 एंड Z2, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, चेंज, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट चेंज है। ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा, E1 अपॉन E2 होगा। मतलब ऐसे ही बात कर लेते हैं इसको कि E1 इज इक्वल टू क्या है, Z1, और E2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z2, क्योंकि ये तो क्या होने वाला है, कैंसिल। वही हमने बात करी, E1 इज इक्वल टू क्या है, Z1, और E2 इज इक्वल टू क्या हुआ, Z2 हुआ। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक, तो यही नीचे यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है इस पूरे लॉ से कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो सब्सटेंस होगा या फिर जो आयन होगा, ठीक, मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड, हमने ऊपर देखा है। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज F, एंड दिस F इज कॉल्ड एज फैराडेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, फैराडेज कांस्टेंट। अब इस फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है वो फैराडे ने दी है हमको। ठीक, देखो नीचे F इज फैराडेज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू लेते हैं हम 96500। ठीक, ये एक राउंड अप की वजह, या फिर क्या बोलते हैं उसका पूरा, जैसे कोई होता है ना ऐसे कि 99.99 है तो हम उसको 100 कंसिडर कर ले, उसी तरीके से एक्चुअल में 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरीज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, आप ऐसे समझो इसको, कोई अगर आपके पास एक वायर है, मान लो ये मेटल का, इसमें से आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दिया। ठीक, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्लो होंगे तो इस हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी हम किस में मेजर करते हैं, चार्ज के फॉर्म में मेजर करते हैं ना। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ वो कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए मल्टीप्लाइड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक, सो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हुए, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। क्लियर है कि नहीं, कूलम में। तो आंसर जो भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 96487, और इसको हम राउंड अप करके कितना करवा देते हैं 96500। कैलकुलेशन के लिए क्या होता है आसान। तो कितना आएगा ये, इतने कूलम आएगा, 96,500 कूलम आएगा, और दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। एक फैराडे की क्या होगी वैल्यू। तो आपको याद रखना है कि एक फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, और वो कितना आता है तो 96487, ये एक्चुअल वैल्यू है। इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से राउंड अप करके इतना लेते हैं 96,500। तो आगे से कैलकुलेशन में हम यही यूज़ करेंगे 96,500 कूलम। ठीक है, शायद इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, वही हमने नीचे यहाँ पे बात करी कि 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर करवा दिया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वैल्यू आई 96487, इसको अप्रॉक्सीमेट हमने करवा दिया कितना 96500 कूलम पर मोल। तो फैराडे का यूनिट कितना होता है कूलम पर, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना, इसलिए क्या बोला इसको कूलम पर मोल बोला। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है वो समझिए कि भाई अगर हमने 1 फैराडे
इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि हमने 96,500 कूलम चार्ज क्या कर दिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, बराबर है ना। हमने देखो यहाँ पे बोला है कि 1 फैराडे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो हम यहाँ पे वही बोल रहे कि अगर हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी किसी सॉल्यूशन में से, तो इसका मतलब हमने इतना कूलम क्या पास करवा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया है, फिर चार्ज पास करवा दिया उसमें से, ठीक। और अगर हमने इतना इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करवा दिया, ठीक, तो कितना वहाँ पे आयन डिपॉजिट होगा, एक जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, कैलकुलेशन के लिए या फिर किसी चीज़ का आंसर निकालने के लिए आसानी होगी इसमें। अब आपको पता है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या फिर 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व है ना। 1 मोल की बात करी थी हमने इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इतना चार्ज किस पे होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का पास करना या फिर 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी का किसी कंडक्टर में से या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास होना, मतलब ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का उसमें से फ्लो होना। क्लियर है। तो अब आप ये समझो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, कि ऐसे मान लो मैं यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोड दिखा रहा हूँ आपको, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई और यहाँ से, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, कितने आए भाई, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, किसके पास, इस इलेक्ट्रोड के पास, ठीक। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना हुआ, ये 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या हुआ 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आया, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आई। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 1 मोल, अब मान लो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है Na+, और ये है हमारा कैथोड, ये क्या है हमारा कैथोड है, निगेटिव चार्ज वाला। तो ये सोडियम कैथोड के पास जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये डिपॉजिट इसमें किस में हो जाएगा, Na सॉलिड के फॉर्म में, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसका डिपोजिशन हो जाएगा। क्लियर है। यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना कि कितना डिपॉजिट होगा भाई, ठीक। तो यहाँ पे अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आया तो सोडियम भी यहाँ पे एक ही चार्ज है ना प्लस इसके ऊपर, तो 1 मोल सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ना, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आए और 1 मोल यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका डिपोजिशन। क्योंकि मान लो 1 मोल आपके पास क्या है, 1 मोल है आपके पास सोडियम प्लस, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या करवा दिया फ्लो, इतना ही चाहिए ना, तो क्या बनेगा 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का पास करना या फिर 96,500 कूलम का पास करना मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना। और इसी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई मोनोवैलेंट कैटायन है, दिख रहा है आपको, ये कैटायन है ना, और ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट मतलब जिसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो मोनोवैलेंट अगर कोई कैटायन है तो वो भी 1 मोल क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि आपने यही से 1 फैराडे ही क्या पास करवा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे मोनोवैलेंट कैटायन ना हो के डाइवैलेंट कैटायन है, जैसे कि Cu+2। अब इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे 1 मोल, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 1 मोल। कॉपर आपके पास है लेकिन चार्ज उसके पास 2 है भाई, तो आपको एक कॉपर को एक Cu सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और आ कितने रहे, 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से ये कॉपर जो है, कॉपर सॉलिड में कितना कन्वर्ट होगा, तो 0.5 मोल होगा ना, कितना होगा 0.5, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर मोनोवैलेंट होता ये कैटायन तो कितना डिपॉजिट होता, 1 मोल होता। अब यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो उतनी है, लेकिन ये कैटायन कौन सा है, डाइवैलेंट है। तो एक कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और पहले केस में एक कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए 1 मोल बन रहा था। यहाँ पे एक कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सॉलिड का डिपोजिशन होगा वो कितना होगा, 0.5 मोल होगा, क्योंकि करंट हमने एक ही फैराडे पास किया है। हाँ, अगर हमने यहाँ पे 2 फैराडे करंट पास किया होता तो 2 मोल का इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होता, फिर हम कंसिडर करते कि भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, हमारे पास कैटायन भी है डाइवैलेंट, तो यहाँ पे डिपोजिशन भी कितना होता, 1 मोल कॉपर का हो जाता। समझ में आ रहा है क्या, ठीक।
तो वही मैंने यहाँ पे कंक्लूजन आपको लिख के रखा है आपके लिए कि अगर 1 फैराडे या इतना इलेक्ट्रिसिटी 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने वहाँ पे पास कर दी, सो ये कितना रिड्यूस करेगा कैटायन को। रिड्यूस करना मतलब कैथोड पे रिडक्शन होगा ना, जैसे मैंने अभी बात करा, और वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, क्या लिबरेशन होगा। तो कितना डिपोजिशन या लिबरेशन होगा अगर हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा या डिपॉजिट करेगा। अगर कैटायन डाइवैलेंट है तो हाफ मोल डिपॉजिट होगा। अब इन जनरल मान लो कि वो 1/n मोल ऑफ ये जो है 1/n मोल ऑफ nth वैलेंट कैटायन है। मान लो आपके पास कैटायन जो है वो मोनोवैलेंट भी नहीं, डाइवैलेंट भी नहीं, और कौन सा है, nth वैलेंट है। आपको पता नहीं पॉजिटिव चार्ज कितना है और आपने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, तो वो कितना डिपॉजिट करेगा, तो 1/n डिपॉजिट करेगा। जैसे डाइवैलेंट 2 था ना, डाइवैलेंट 2 मतलब 2 प्लस कैटायन था, तो डिपॉजिट कितना होता, 1/2। तो n वैलेंट होगा तो कितना होगा, 1/n मोल डिपॉजिट होगा। समझ में आ रहा है क्या। जैसे मान लो, अच्छा बता दो आप ही आंसर इसका, कि अगर आपके पास Al+3 कैटायन होता और आपने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी होती, तो Al कितना डिपॉजिट होता। बस आपको देखना है कि भाई यहाँ पे चार्ज कितना है, +3 है ना, तो +3 है तो आपको बस ये फैराडे कितना है, 1 ही है, तो 1 क्या करवाना है, 3। तो 1/n का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इतना मोल ऑफ क्या होता है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता अगर हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते। अब आपको हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना होगा तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो भाई 1 फैराडे से अगर 1/3 मोल डिपॉजिट होता है, सो आपको डिपॉजिट कितना करवाना है, 1 करवाना है। तो ऑब्वियसली फैराडे कितना आता, 3। जितना फैराडे लगता आपको, 3 फैराडे लगता। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, उतना आपको फैराडे लगेगा इलेक्ट्रिसिटी टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ दैट आयन। क्लियर है। तो सोडियम पे अगर प्लस चार्ज है एक ही, तो 1 ही फैराडे लगेगा इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए। कैल्शियम के ऊपर जैसे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे आपको 2 फैराडे लगेगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए। और यहाँ पे अगर मान लो A⁻+n वाला कोई आयन है, आपको पता नहीं कितना पॉजिटिव है उसके पास, तो एक +n वाला है, नंबर नहीं बताया इस क्वांटिटी में, तो आपको कितना फैराडे लगेगा, n फैराडे लगेगा। कितना, n फैराडे। तो ये जो यहाँ पे नंबर होगा 1 2 3, उतना फैराडे आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ आयन ऑन दी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कितना डिपॉजिट होगा उसको अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें उसको देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और हम सॉल्व भी करेंगे। तो पहले इसको समझो फॉर्मूले को, ठीक। तो हमने अभी देखा कि अगर हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, ठीक, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लेन किया है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो ये 1/n मोल ऑफ nth वैलेंट कैटायन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। nth वैलेंट कैटायन है तो, ठीक। अच्छा, ये nth वैलेंट n की इज इक्वल टू अगर मैं 1 रख देता तो यहाँ पे 1 आता, ठीक। तो 1 मोल ऑफ क्या होता, कैटायन डिपॉजिट हो जाता। आपको ऐसे याद रखना, ठीक। अब देयरफॉर क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने पास कर दी, ये तो हो गया 1 मतलब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते तो कितना डिपोजिशन होता, तो क्यू इंटू यहाँ पे क्या होता, 1/n/f होता, ठीक है। क्यू इंटू क्या करवा देते हैं, 1/n अपॉन ए क्या आ जाता, फैराडे आ जाता। इतना मोल ऑफ nth वैलेंट कैटायन क्या हो जाता, डिपॉजिट हो जाता, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करके ऐसे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ nth वैलेंट आयन इज इक्वल टू क्यूब डिवाइडेड बाय n इंटू एफ। क्या है, n इंटू एफ है। क्लियर है क्या, क्योंकि ये n नीचे आ गया यहाँ पे। अब देखो, ये तो हो गया मोल्स में कितना मोल आयन जो है यहाँ पे डिपॉजिट होगा। अगर आपको ग्राम्स में पूछा कि भाई कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, तो कुछ नहीं करना, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको जो भी आयन होगा, कैटायन या फिर एनायन जो भी होगा, उसके एटॉमिक वेट से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स को हम वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स में, उसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। सो अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अगर ग्राम्स में कैलकुलेट करना है
तो Q डिवाइडेड बाय N इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ आयन इन्वॉल्व, जो भी आयन इन्वॉल्व होगा उसका हम क्या करेंगे एटॉमिक वेट लेंगे। ठीक, Q का मतलब क्या होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें आएगा कूलम में। ठीक, N का मतलब क्या है वैलेंसी ऑफ कैटायन। ठीक है, और वैलेंसी ऑफ कैटायन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है और निगेटिव चार्ज कितना है, ऐसे ही आपको कंसिडर करना है। तो सोडियम अगर दिया है Na+ तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितना है 1। ठीक, और F का मतलब तो होता है फैराडेज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 96,500। अब इसमें हम एक और चेंज कर सकते हैं कि Q अगर आपको चार्ज में सीधा सीधा ऐसे ना देगी कि दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोन, ऐसे बताना, ऐसे ना बता के वो बोल दे कि इतना एम्पियर करंट इतने टाइम के लिए पास करवा दिया, उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। तो अगर आपको करंट भी दिया है टाइम पीरियड के लिए तब भी हम Q की जगह पे क्या रखेंगे IT रखेंगे, तो कैलकुलेशन वही रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, Q की जगह पे क्या रखेंगे I इंटू टी। ठीक, तो वही नीचे फॉर्मूला मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, ऑफ nth वैलेंस आयन डिपॉजिटेड इज इक्वल टू होगा I इंटू टी डिवाइडेड बाय N इंटू एफ। ठीक है, अब यहाँ पे I इंटू टी, आई का मतलब करंट इन एम्पेयर और टी का मतलब क्या हुआ टाइम इन सेकेंड्स हुआ। ठीक, तो ये है अबाउट दी कैलकुलेशन formula for calculation of amount of ion that is going to be deposited or liberated on an electrode when some amount of electricity is passed through the electrolyte solution। ठीक, इसके बाद हम इसके ऊपर अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक।